हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जिसका टाइटल है बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। देखो, ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और ख़ास करके उन बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो अभी क्लास 10 से क्लास 11th में मूव कर रहे हैं। क्यों इम्पोर्टेंट होने वाला है? क्योंकि देखो, हम क्लास 10 से क्लास 11th में जा तो रहे हैं, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो आपको क्लास 10 तक आना चाहिए थी, लेकिन कुछ कारणवश ये आपको नहीं आती है। तो सबसे पहले हम इनसे शुरुआत करेंगे और उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम जो पढ़ेंगे, हमारा पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री का, वो है मैटर। व्हाट इज मैटर? सब जानते हैं, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज मैटर। तो इसके मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑल्दो आप सबको आता ही है कि एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। इस सकल ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं वो हम आ, दो ही तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना। सकल ब्रह्मांड का मतलब होता है विजिबल यूनिवर्स। तो विजिबल यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? आइदर वी कैन क्लासिफाई देम एज मैटर, जो जिसकी डेफिनेशन अभी हमने दी, और दूसरा है एनर्जी, है ना। एनर्जी की अभी एक सस्ती डेफिनेशन जो अभी हमने पढ़ी है कि एबिलिटी टू डू वर्क, है ना, एबिलिटी टू डू वर्क। सर ये सब क्यों पढ़ा रहे हो? ये सब तो आता है बेटा। हर चीज़ बेसिक से पढ़ेंगे। अगर हर चीज़ बेसिक से पढ़ेंगे तभी हमको समझ में आएगा, और वही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये बेसिक्स छोटी छोटी चीज़ें यही हमको समझ में नहीं आती है, तो फिर क्या होता है, कई बार जो इम्पोर्टेंट और अच्छे कॉन्सेप्ट है वो मिस हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक, एटम। क्या होता है एटम? देखो, एक बहुत ही मतलब गंदी सी, ठीक है, जैसी भी है वैसे एक डेफिनेशन। स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, बहुत सारे लोग बताएंगे स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, है ना। स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ मैटर इज नॉन एज एटम। बट ये गलत है। स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ मैटर, तो भाई आगे जाके हम पढ़ेंगे, या हमने देखा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। स्मॉलेस्ट बिल्डिंग मतलब भाई इनसे ही बना है, तो बिल्डिंग ब्लॉक तो ये भी हो सकते हैं, है ना। तो स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर तो ये तीनों भी हो सकते हैं। तो हम इस तरह से हम इसको डिफाइन नहीं करेंगे, ये अच्छी डेफिनेशन नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर विच cannot be divided, which cannot be divided further easily। अब सर आपने नया क्या कर दिया, ये इंपॉर्टेंट तीन शब्द जोड़ दिए कि कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर इजीली। तो एटम क्या है? स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक है, और जिसको तोड़ना अब आसान नहीं है। तोड़ सकते हैं, हाँ बिल्कुल तोड़ सकते हैं, लेकिन तोड़ना आसान नहीं होगा, है ना। एटम को जब भी हम तोड़ते हैं तो बहुत सारी एनर्जी लगती है। इसलिए ये एक अच्छी डेफिनेशन है कि स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर इजीली। ठीक है। अगली डेफिनेशन हमारे पास में आएगी एलिमेंट की। नेक्स्ट डेफिनेशन है एलिमेंट। क्या कहती है एलिमेंट की डेफिनेशन? सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ, वन टाइप ऑफ एटम।
जो भी सब्सटेंस एक सिंगल टाइप के एटम से बना होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एलिमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन की एक रोड ले लो, उसमें सिर्फ आयरन है, आयरन आयरन आयरन, तो आयरन एक एलिमेंट है। गोल्ड है ना, गोल्ड लिख देता हूँ मैं। ए यू उसका क्या होता है, एटॉमिक सिंबल होता है, जो आगे देखेंगे हम, बोल दो आपको पता भी होगा। ए जी हो गया आपका सिल्वर, है ना। इस तरह से जो चीज़ें हैं ये क्या है, ये सब एलिमेंट है। कुछ और एग्जांपल देता हूँ। हाइड्रोजन, ये बताओ ये क्या है, ये एलिमेंट है? बिल्कुल ये एलिमेंट है। क्यों एलिमेंट है? क्योंकि इसमें एक ही तरह के एक ही तरह के एटम है। अगर एक ही तरह के एटम होंगे तो ये सब क्या है, ये सब हमारे लिए एलिमेंट है। थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है हमेशा और बच्चों को पहली बार में हजम नहीं होता है कि ये सर क्या है। तो ये भी एलिमेंट्स हैं। H2O2 N2 ये सब क्या है, क्योंकि इनमें एक ही टाइप के एटम होते हैं इसलिए ये सब भी एलिमेंट्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या होगी? द स्मॉलेस्ट अनचार्ज्ड पार्टिकल of a substance which is capable of independent एग्जिस्टेंस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत सारी जगह बहुत गंदे तरीके से लोग इसको लिखते हैं, तो आप साफ साफ समझो इसको कि भाई क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस डेफिनेशन में। कि भाई एक तो स्मॉलेस्ट होगा, दूसरा अनचार्ज होगा, स्मॉलेस्ट अनचार्ज पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस, जो कि क्या है, जो कि कैपेबल है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के, मतलब कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मतलब एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, इसको एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ये एक एटम है, ठीक है। क्या हाइड्रोजन का अकेला एटम आपको इस तरह से घूमता मिलता है क्या? नहीं, ये तो H2 की फॉर्म में मिलता है ना। तो ये क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये H2 का मॉलिक्यूल है। एन, नाइट्रोजन का एटम कभी अकेले घूमता मिलेगा क्या? नहीं, N2 मिलेगा। क्या मिलेगा? और CO2 मिलेगा। क्या मिलेगा? और NH3 मिलेगा। तो ये सब क्या है, ये सब मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें जैसे कार्बन और ऑक्सीजन है, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, ये अलग अलग एटम्स हैं जो आपस में मिलके क्या करते हैं, एक स्मॉलेस्ट अनचार्ज पार्टिकल बनाते हैं किसी सब्सटेंस का, जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए कैपेबल होता है, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगली डेफिनेशन है कंपाउंड्स। कंपाउंड, देखो मॉलिक्यूल और कंपाउंड में लोग अधिकतर कंफ्यूज होते रहते हैं। तो कंपाउंड की जो डेफिनेशन है वो सिंपल है कि भाई मोर देन वन टाइप ऑफ एटम combined together in a fixed ratio to form a कंपाउंड। यानी कि सिंपल सी बात है कि भाई अगर कोई मॉलिक्यूल है जिसमें एक से ज़्यादा तरह के एटम है तो वो क्या है, कंपाउंड है। या कोई भी सब्सटेंस है जो एक से ज़्यादा तरह के एलिमेंट्स या एटम से मिलकर बना है तो वो क्या है, वो कंपाउंड है। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के एटम है, तो ये क्या है, ये एक कंपाउंड है। अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों के एटम है, ये क्या है, ये एक कंपाउंड है। पानी एक कंपाउंड है ना। इसका भाई H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये एक कंपाउंड है।
एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये सब क्या है, ये कंपाउंड है। तो समझ में आ रहा है ना कि भाई, और ये सब ये जो अगर जैसे मैंने एक CO2 उठा लिया, तो ये एक CO2 का मॉलिक्यूल है, ये अमोनिया का एक मॉलिक्यूल है, ये H2O का एक मॉलिक्यूल है, ये H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक मॉलिक्यूल है। ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके एक सब्सटेंस बना लेंगे। तो भाई कंपाउंड के मॉलिक्यूल भी होते हैं, मतलब कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इवन ऊपर हमने पढ़ा था एलिमेंट्स के भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे हमने बात की थी ना एलिमेंट। तो ये क्या है, ये मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है और ये भी एक मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन के एटम जुड़ के एक N2 बना सकते हैं और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, हाँ कर सकता है। तो ये एलिमेंट का मॉलिक्यूल है और टू एलिमेंट का मॉलिक्यूल है। तो सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है और शुरू में हो सकता है जिन्होंने गलत सलत डेफिनेशन पढ़ रखी उनको बड़ा अजीब लगता है, लेकिन यही सच है। तो ध्यान रखिए, मॉलिक्यूल एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल कंपाउंड्स के भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, मैंने आपको दोनों बताया। चलिए अब लेक्चर को थोड़ा सा अंत की ओर ले चलते हैं और कुछ आखिरी में चीज़ें कुछ और सिंपल सिंपल सी। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, सब जानते हैं, मतलब पढ़ रखा है आपने एक बार, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि भाई देखो, ये तीनों चीज़ें आपके एटम में होती है ना। एक सही तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक थोड़ा कच्चा सा डायग्राम, जिससे हम बेहतर ढंग से समझ पाते हैं कि भाई क्या है हमारा एटम। तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में कौन रहता है, न्यूक्लियस में रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके आसपास रिवॉल्व करता है। ऑल्दो ये बहुत ही घटिया तरीका है, क्योंकि देखो ये तो मतलब डायग्राम गलत ही है, अ, लेकिन ठीक है फिलहाल समझने के लिए। क्योंकि देखो, अगर हम एटम को डिस्कस करने जाएंगे तो हम देखेंगे कि अभी तक जितने भी डायग्राम्स हम देखते हैं एलिमेंट सॉरी एटम्स के, वो सारे के सारे ही गलत हैं। मतलब अभी भी हमको एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये जो एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स जो अरेंजमेंट है वो किस तरह का है। इसके लिए हमने आगे हम क्लास 11th में जब देखेंगे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पूरा का पूरा बहुत सारा ज्ञान लेंगे, लेकिन वो भी गलत है। और मतलब लाइक गलत नहीं है, लेकिन मे भी उसमें अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते हैं एग्जैक्टली, आज की तारीख में भी हम वो चीज़ें नहीं जानते हैं। तो पर फिर भी समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और न्यूट्रॉन्स जो है जिसपे कोई चार्ज नहीं होता है ना। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स काफ़ी हेवी होते हैं मास में, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हल्के होते हैं काफ़ी, मतलब इनके कंपैरिजन में काफ़ी हल्के होते हैं। अभी वो जो डाटा वगैरह है उसमें हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, तो ये इम्पॉर्टेंट है। चलो इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एटॉमिक नंबर। ठीक है, क्या होता है एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in the nucleus of an atom। ठीक है, तो हमेशा एटॉमिक नंबर कैसे डिफाइन करते हैं हम, जितने भी आपके न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या है, उस प्रोटॉन की संख्या से हम क्या करते हैं, हम डिफाइन करते हैं हमारा एटॉमिक नंबर। कि अगर मान लीजिए इसमें प्रोटॉन की संख्या 12 है, न्यूट्रॉन की संख्या 11 है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर हुआ वो कितना हुआ,
12। और देखो एज हम जानते हैं कि भाई एटम जो है, एटम क्या है, एक न्यूट्रल एंटिटी है ना, जो कि थॉमसन भैया बोल के गए, जे थॉमसन ने बोला था ना कि भाई जो आपका एटम है वो न्यूट्रल है। तो एटम न्यूट्रल है, मतलब जे थॉमसन ने नहीं बोला था, उससे पहले से पता था हमको कि एटम तो न्यूट्रल है। तो फिर अगर उसमें प्रोटॉन 12 है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन भी 12 ही होंगे। न्यूट्रॉन की संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, न्यूट्रॉन पे आपका कोई हक अधिकार नहीं है, वो किसी भी तरह से कुछ भी पंगा करते रहते हैं और वो हमेशा ऐसे ही करते रहते हैं। तो इसलिए हमको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या या इन दोनों के नंबर्स हमको निकालना आना चाहिए, बहुत काम की चीज़ें। प्रोटॉन आपको पता है तो आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास वैसे तो क्या होता है भाई, देखो मास ऑफ एन एटम इज एटॉमिक मास, राइट भाई, जो एटम का मास है उसी को तो एटॉमिक मास बोलेंगे ना। लेकिन डेफिनेशन क्या कहती, कैसे निकालेंगे, अभी हम उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि भाई एटॉमिक मास हमारे लिए क्या होगा। तो एटॉमिक मास की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि सम ऑफ नम सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स present in the nucleus of an atom, ठीक है। कि भाई अगर आपको पता चल गया कि एक कोई एटम है जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 11 है, तो जो इसका एटॉमिक मास होगा वो कितना होगा, एटॉमिक मास कितना होगा 23। और मास है, इसकी एक यूनिट होती है AMU, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, याद रखेंगे, है ना। देखो इसमें ये AMU कहाँ से आया, कैसे आया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम क्लास 11th की शुरुआत में जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वहाँ देखेंगे। लेकिन मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले हमको ये सब चीज़ें आनी चाहिए, इसलिए हम ये बेसिक्स जो हैं कवर कर रहे हैं। तो इसमें हमने एटॉमिक नंबर देखा, एटॉमिक मास देखा। अब आखिरी में एक और चीज़ देख लेते हैं, बहुत छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, दो चीज़ें हैं, एक है कैटायंस और दूसरा है एनायंस, ठीक है। कैटायंस में क्या होता है, पहले कैटायंस समझते हैं। एक एटम है, हम जानते हैं कि हर एक एटम को भगवान ने एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिए हैं, और हमारा जो एटम है वो न्यूट्रल है। बट क्या ये एटम इलेक्ट्रॉन खा सकता है? हाँ, ये इलेक्ट्रॉन खा भी सकता है और इससे हम इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकते हैं। हम किसी भी एटम से प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कभी नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन क्या हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? हाँ, हम निकाल सकते हैं। अगर हम किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा केटायन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई एलिमेंट है, जैसे कि हम किसी एलिमेंट को ले लेते हैं सोडियम। सोडियम हम जानते हैं, सोडियम के अंदर कितने इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल लिया तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10 इलेक्ट्रॉन। और अब इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्यों? क्योंकि देखो 11 इलेक्ट्रॉन थे और 11 प्रोटॉन थे। अब एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया तो कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन तो अब भी 11 है। तो आप देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यानी नेगेटिव चार्ज कम हो गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो अल्टीमेटली एक पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाए। सिमिलरली कैटायंस एटम है,
एटम को हम इलेक्ट्रॉन खिला भी सकते हैं। एटम ने इलेक्ट्रॉन खाया तो क्या बनेगा, वो एनायन बन जाएगा। और एनायन बन जाएगा तो सिंपली क्या होगा, जैसे एक क्लोरीन का एटम है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खाया तो क्या बनेगा, Cl-। क्लोरीन के पास पहले 17 इलेक्ट्रॉन थे, अब एक इलेक्ट्रॉन और खा लिया तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। प्रोटॉन पहले भी 17 थे, अब भी 17 है, तो इसलिए क्या हो गया, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इसलिए इसको हम कहेंगे ये क्लोरीन का एनायन है, जिसका नाम भी है, जिसको हम क्लोराइड आयन बोलते हैं। ठीक है, तो ये है कैटायंस और एनायंस। तो प्यारे बच्चों, हमने आज कैटायंस एनायंस से लेके तो एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, कंपाउंड, मॉलिक्यूल, एलिमेंट और एटम्स और मैटर और एनर्जी के बारे में जाना। ये सब मोल कॉन्सेप्ट के प्रीरिक्विजिट्स हैं। अगर आप केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 11th में एंट्री करने जा रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये सब अच्छे से आना चाहिए, ताकि आप मोल कॉन्सेप्ट, जो कि केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, वो सीख पाएँ। क्योंकि केमिस्ट्री अगर केमिस्ट्री सीखनी है तो मोल कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, और अगर मोल कॉन्सेप्ट सीखना है तो आपको ये बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री जरूर आने चाहिए। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।